ओके, हेलो, हाय, वेलकम टू कलामा आइस अकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो कल हमने डिस्कस किया था ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ओके, ट्राइबल रिवॉल्ट्स डिस्कस किया था और आपको तो पता ही है ये कौन सा सेशन है। तो सेशन इज ऑन बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मेंस, ठीक है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 पहले डिस्कस कर रहे हैं। और जीएस पेपर 1 जो है इसमें हमने ट्राइबल रिवॉल्ट्स चालू किया है। क्या क्या कर चुके हैं? तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन हो चुका है। और क्या हुआ है ट्राइबल रिवॉल्ट्स में? हमने कल देखा संथाल रिवॉल्ट, ठीक है, या संथाल अपराइजिंग। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम क्या देखेंगे? तो आपको पता है कि 2021 में देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन ट्राइबल रिवॉल्ट्स। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहले तो आउटकम, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कॉन्क्लूजन बोले तो कॉन्क्लूजन नहीं, कोर्स, आउटकम एंड कॉजेज ऑफ संथाल रिवॉल्ट। ठीक है, संथाल रिवॉल्ट हमने कवर किया। टुडे विल लुक इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट और बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ठीक है, बिरसा मूवमेंट। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चंस आपसे बेसिकली ट्राइबल रिवॉल्ट में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी ये 2 क्वेश्चंस हैं? तो एक तो संथाल, एक बिरसा मूवमेंट। ठीक है, 2 अगर कोर्स देखा जाए ट्राइबल रिवॉल्ट्स का, कोर्स देखा जाए ट्राइबल रिवॉल्ट का, तो कहाँ से 1780s 1780 के आसपास से स्टार्ट होता है। ठीक है, 80s से, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। अब ट्राइबल रिवॉल्ट्स में आपको दोनों प्रवृत्तियाँ मिलेंगी, एक तो पेजेंट्स भी, पेजेंट्स, दूसरा इसको ट्राइबल रिवॉल्ट भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जो है ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं। जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं वो जो है इनसे अलग है। ट्राइबल रिवॉल्ट्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक फ्रंटियर, एक नॉन फ्रंटियर। फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स कौन से होते हैं? तो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्टर्न, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला, ठीक है, वो फ्रंटियर। और ईस्ट इंडिया और बाकी जो भी ट्राइब्स हैं, ईस्ट इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडियन जो है, वो ट्राइबल मूवमेंट जो हैं वो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं? ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट थोड़ा सा देख लेंगे, डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। तो जो ये आपका फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट था, जो इंडियन मेनलैंड वाला, मेनलैंड तो वो भी है लेकिन वो मानते हैं फ्रंट पे बॉर्डर एरियाज में है, नॉर्थ ईस्ट में तो उनको जो है फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट, ये नॉन फ्रंटियर हैं। फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट का जो वो मोटिव था उनका जो है लैंड से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, लैंड से रिलेटेड नहीं था, मतलब उनके यहाँ ब्रिटिशर्स का बस एक मुद्दा था कि इनको अपने अधीन करना है। मिशनरीज एक्टिविटीज ज़्यादा थी वहाँ पे, मिशनरी। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा ये था रूल। दूसरा, वो किसी को नहीं चाहते थे इंटरफेयर करना, इंटरफियरेंस बाय आउटसाइडर्स। ठीक, तो ये 2 दिक्कतें थी इनकी, मेन जो 2 दिक्कतें थी नॉर्थ ईस्ट वाले जो ट्राइब्स थे इनकी। तो ये नहीं चाहते थे कोई भी आउटसाइडर हमारे यहाँ पे आके दिक्कत करे। अब अहोम रिवॉल्ट वाला मुद्दा देखिए, तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है हम आपके साथ लड़ेंगे, तो इंडो बर्मा में उनके साथ लड़े, फिर उसके बाद उन्हीं का रीजन कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अहोम रिवॉल्ट वाला वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? अहोम से। उसके बाद मैतीज वगैरह सारा है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला ये पूछा नहीं जाता है। बस आप जब ट्राइबल रिवॉल्ट डिस्कस करें तो ट्राइबल रिवॉल्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, वन इज फ्रंटियर एंड अदर इज नॉन फ्रंटियर। ठीक है, हल्का सा दे देंगे क्योंकि ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया थोड़ा सा अलग है, 2 तरह से है, दोनों तरीके से देखा है। तो वो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको डीप नॉलेज है अबाउट द
टॉपिक। ओके, और यहाँ वाला जो था उनका मेन मुद्दा तो आपको पता ही है, पहला तो लैंड ग्रैब कर रहे थे आउटसाइडर्स आके, माल प्रैक्टिसेस बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक, जमींदार वगैरह जो भी हो गए, मनी लेंडर, साहूकार एक्सेट्रा। ठीक, तो ये वाला मेन इश्यू था। हमने कल देखा संथाल रिवॉल्ट, एंड आपको जितना भी नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट हैं सबके कॉजेज लगभग सिमिलर लाइंस पे हैं। क्या क्या है? अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट क्यों? तो अगर जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट है तो यानी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। ठीक है, तो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदारी सिस्टम यही मेन कॉज रहा है। कोई एक आध है, जैसे पहाड़ियाज वालों का थोड़ा सा वो अलग था। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले जैसे संथाल मूवमेंट हमने कल देख लिया, तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे देखा था क्या, आज हम बिरसा मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उससे पहले फिर से हम एक बार मैप पे चलते हैं। मैप पे जाने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, व्हाट इज द रीजन वी आर मूविंग ऑन मैप्स। तो ये आपका कौन सा रीजन है? संथाल परगना। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है? छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन, और इसको राजमहल भी कह सकते हैं। राजमहल ये वाला एरिया लेके है। ठीक है, राजमहल। दो रिवॉल्ट्स हमने देखने हैं बिहार में, पहला संथाल, अनदर इज बिरसा। तो संथाल जो रिवॉल्ट है उसका रीजन जो है ये संथाल परगना वाला है। ये मैप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जो आपका बिरसा मूवमेंट है, बिरसा और ये संथाल, ठीक, ये दो रीजन हैं। ये रीजन्स आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो जब संथाल मूवमेंट हुआ उससे पहले एक पहाड़िया मूवमेंट होता है। ठीक है, और पहाड़ियाज जो थे ना वो बेसिकली किसके खिलाफ थे? उनकी जो एनिमिसिटी थी वो संथाल्स के खिलाफ थी। संथाल से इनका काफी बैर चलता था। किसका? पहाड़ियाज का। नाम से जाहिर है पहाड़िया, तो पहाड़ों पे, हिलॉक्स पे रहते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और ये जो संथाल्स थे ये यहाँ हमेशा से नहीं रहे हैं। ठीक है, ये डलभूम, मानभूम और मेदिनापुर और एडजॉइनिंग एरिया से ब्रिटिशर्स ने इनको क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस ये किया कि आप जो है एक सेटल्ड लाइफ जीजिए। ठीक है, सेटल्ड लाइफ अपना स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोगों को कुछ फॉल्टी प्रोमिसेस किए कि आपका ये जरूरतें पूरी होंगी, आप सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करें, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट और कंपनी। ठीक है, तो वो लोग तैयार हो गए कि हाँ हम एक सेटल्ड लाइफ जिएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये सारी चीज़ें संथाल्स मान के आए। कहाँ पे? आपका संथाल परगना वाले रीजन में, जिसको और क्या कहते हैं? दमन ए कोह। मतलब क्या होता है दमन ए कोह का? ठीक है, दमन ए कोह का मतलब होता था जो हिलॉक्स के हल्का सा नीचे वाला एरिया है उसको दमन ए कोह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संथाल्स को अलग अलग प्रोमिसेस देके लाया गया। ठीक है, और पहाड़ियाज जो हैं उनका ये हिली रीजन था, जो हिल वाला। ठीक है, और संथाल्स यहाँ कुछ बसे इस तरह से बसे। तो पहाड़ियाज जो हैं शुरू से ही बहुत, उनका जो प्रवृत्ति थी वो डकैट्स वाली थी। ठीक है, लूट पाट मार ये करना, प्लेन्स में जाके हमेशा लूट पाट करते थे, इवन बिफोर ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो वहाँ के जो नेटिव्स प्लेन्स के राजा वगैरह थे ये इनको कुछ ना कुछ पेशकश देते रहते थे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे कि आप हमारे क्षेत्र में जाके ये ना करें। ठीक है, इवन जो ट्रेडर्स वहाँ से उस एरिया से पास करते थे, ट्रेडर्स, वो भी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट जो है पहाड़ियाज को देते थे। अब जब संथाल्स आए तो उनका जो है राइट्स, उनको लगा कि ठीक है ये तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इनके साथ एक जो है फियर्स हुआ इन दोनों के बीच में, और ये था एक ओवरव्यू ऑफ पहाड़िया रिवोल्ट।
ठीक है। उसके बाद मांझी है, तिलका मांझी वाला, वो भी जानते हैं। ठीक, तो बस बताने का तात्पर्य ये था, मोटिव ये था कि आपको हल्का सा आउटलाइन मूवमेंट्स का पता हो कि कैसे स्टार्ट हुआ है। संथाल वाला दमन एक वो कैसे बना, क्या क्या प्रोमिसेस किए गए इन लोगों को, वहाँ पे लाके बिठाया गया, फिर वो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए। ठीक है, ज़्यादा जो इनको उकसाया गया कि आप प्रोड्यूस ज़्यादा करें ताकि हम प्रोड्यूस क्या करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा भाई, उनकी भी तो अपनी डिमांड्स है ना, कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो खुद के सब्सिस्टेंस के लिए भी चाहिए, तो उनके सब्सिस्टेंस के लिए ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय जो है इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं थे। फर्टिलाइजर्स, अगर आप इसको जो है थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे तो पैदावार बहुत कम थी उस समय, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत कम होता था और इनके ऊपर प्रेशर होता था कि नहीं आप तो हमें दीजिए, ठीक है, इतना पैदा करके दीजिए, हमको एक्सपोर्ट करना है। तो ये धीरे 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 डिस्ट्रेस में आते गए, मनी लेंडर से लोन लेना, ये करना, वो साहूकार से लोन लेना, फिर उनकी ज़मीन वापस छीन लिया जाना, फिर ज़मींदार को टैक्स नहीं भरना, तो ज़मींदार अलग ज़मीन ले रहा है, ये अलग ले रहे हैं ट्रिब्यूट। इस तरह से ये एकदम ऑप्रेस्ड हो गए संथाल्स, ठीक है, ऑप्रेस्ड हो गए, फिर जाके ये रेबेलियन करते हैं। यही हाल कुछ किसका है, तो बिरसाज का है या मुंडा ट्राइब का है, ठीक है। संथाल हुल भी कहते हैं, कल हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था मूवमेंट को, संथाल मूवमेंट को संथाल हुल भी कहते हैं। हुल मीन्स क्या होता है आप कमेंट में बताएं, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसकी, संथाल वाला हम देख चुके हैं ओवरव्यू, बिरसाज की बात करेंगे और बिरसा मूवमेंट के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या था, ठीक है। ये हमने संथाल देख लिया था, ठीक। चलिए, क्या है क्वेश्चन, एग्जामिन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, ठीक है। कब पूछा गया, ये भी 2021 में पूछा गया। तो 2021 वाज द ईयर जब ट्राइबल रिवॉल्ट से बीपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बहुत कम होता है कि 2 क्वेश्चन आ जाएं, बिरसा पे भी पूछा गया, संथाल पे भी पूछा गया। तो एक नया ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ है ना, एक नया ट्रेंड सेट हुआ है कि 2 क्वेश्चन पूछने लगे हैं और सिर्फ 2 टॉपिक से। मतलब ये तो पता ही आपको कि संथाल और बिरसा या किसी एक पे आना है दोनों में से, ठीक है। या पूछ दिया कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का ट्राइबल रिवॉल्ट पूछ दिया तो आपको थोड़ा सा आउटलाइन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। कॉजेस सबके लगभग सिमिलर लाइंस पे थे, अलग नहीं थे, ठीक है। बिरसा मूवमेंट का भी कॉज वही था, हाई डिमांड्स ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और संथाल का भी वही डिमांड था। आप देखेंगे तो पीछे जो है यह और मुंडा जो ये ना, मुंडा विद्रोह है, ये काफी 30 से 1830 से चल रहा है, 1830 से 36 तक, ठीक है। ये दूसरा वेव है, ठीक। तो उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। मुंडा हो करके कहते थे, मुंडा और हो विद्रोह, ठीक है। तो 1830 से चला, तो लगभग सबके वो सेम है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो आंसर करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ब्रीफ डिस्कस करना है ट्राइबल रिवॉल्ट को, ट्राइबल रिवॉल्ट होता क्या है, ठीक है। होता क्या ना, मतलब इंडिया में ट्राइबल रिवॉल्ट क्या है, ठीक है, मेन उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है, कोर्सेज, ये ट्राइबल रिवॉल्ट का कोर्स और बिरसा मुंडा को, या तो ट्राइबल रिवॉल्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करिए, ट्राइबल रिवॉल्ट क्या है, क्यों रिवॉल्ट किए, आइदर इट्स एंड इट्स कोर्सेज। फिर बिरसा मुंडा का जो है एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बिरसा मुंडा को और उसकी जर्नी को, उसके आइडियाज को ही इंट्रोडक्शन बना लो, एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। तो 2 तरीका हो सकता है, आप अपने इंट्रो जिस तरह से यूज कर सकते हो। फीचर ऑफ द मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट आफ्टर बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मैसेंजर ऑफ गॉड और गॉड्स मैसेंजर। तो बिरसा ने क्या किया था, अपने आप को खुद को भगवान का मैसेंजर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। भगवान का मैसेंजर डिक्लेयर कर दिया था कि भगवान जो है सिंहबोंगा, उनके गॉड का नाम था सिंहबोंगा, और वो एकेश्वरवाद यानी यूनिमोसिटी पे बिलीव करते थे, ठीक है। कौन, भगवान एक है, गॉड इज वन, और उसको सिंहबोंगा बोलते थे। तो अपने आप को मैसेंजर ऑफ सिंहबोंगा डिक्लेयर कर दिया, और उससे क्या हुआ, उसका जो पब्लिक एक्सेप्टेंस था वो काफी बढ़ गया, पब्लिक एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया, लोग मानने लगे, उसके साथ खड़े हो गए। इसने क्या बोला कि वट एवर हैपन्स इन बैटल सिंहबोंगा विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है, वो देख लेंगे जो होगा, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बस लड़ना है, ठीक है। तो दिस वाज मैसेज, ठीक है, जो कि किसके द्वारा फैलाया गया, बिरसा के द्वारा, और उसको पॉपुलैरिटी मिली, काफी पॉपुलर हो गया इसकी वजह से,
ठीक है। बिरसा की लाइफ जर्नी की बात करें ना तो बहुत लंबी रही है। लंबी का मतलब उम्र तो 25 साल में ही कैद हो गया, वो जेल भेज दिया गया, 25th ईयर था उसका, ठीक है। लेकिन उसमें उतने शुरू से ही बहुत कुछ किया। शुरू में उसको मिशनरी स्कूल में डाला गया, ठीक है, फ्रेंच मिशनरी स्कूल था, उसमें डाला गया। वो शुरू में गया, कुछ दिन वहाँ पे क्लासेस ली। उसके बाद क्या होता है कि उसको समाज में दिखता है कि पता चलता है कि ये तो इनका एक ही मोटिव है, टू कन्वर्ट ट्राइब्स इनटू क्रिश्चियनिटी थ्रू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन वो तो किस लिए गया था, टू गेन एजुकेशन, टू एजुकेट हिमसेल्फ। लेकिन उसने देखा कि यहाँ एजुकेशन का क्या मीन है, मीन ऑफ एजुकेशन हियर इज टू कन्वर्ट ट्राइबल्स इनटू क्रिश्चियनिटी। तो उसने छोड़ दिया वो और वापस आ गया अपने आइडियाज को धीरे धीरे उस छोटी सी उम्र में उसने प्रोपगेट या इनकलकेट करना चालू किया, अपने अंदर इनकलकेट किया, फिर उसके बाद प्रोपगेशन चालू किया। तो ये इसकी जर्नी है, ठीक है। बिरसा वॉज अ ट्राइबल रिफॉर्मर, रिलीजियस लीडर, इस तरह से लिख सकते हैं। बिरसा को अगर एक्सप्लेन करके इंट्रो में आपको लिखना है तो बिरसा कौन था, बिरसा ट्राइबल रिफॉर्मर था, रिलीजियस लीडर था और फ्रीडम फाइटर था ऑफ मुंडा ट्राइब, ठीक है। ही कंबाइंड लार्ज रिलीजियस एंड इंफॉर्मेटिव मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल in the erstwhile Bengal presidency, ठीक है। erstwhile Bengal presidency because that part of राजमहल और छोटा नागपुर was under Bengal presidency, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब तो बंगाल का ही पार्ट था, ठीक है, उस समय। तो ये था क्रिश्चियन मिशनरीज एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द कन्वर्जन एक्टिविटीज अलॉन्ग विद अदर ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक ओरांव एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसने ये रिवोल्ट किया। इस तरह से हम बिरसा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इंट्रो में और काफ़ी इंप्रेसिव भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो रहा, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। बाकी बॉडी में क्या होगा इंट्रो, ठीक। इसे आपके क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, ठीक है। हमने बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट क्या था, तब तक 38 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क का है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको आंसर तो लेंदी देना ही पड़ेगा। तो बैकग्राउंड तो जरूर है, ठीक है, पता तो चले रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ है। तो मुंडा सरदार्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन, कौन सा रीजन मैंने बताया था, ये जो है संथाल परगना है और ये छोटा नागपुर रीजन है, ठीक है। छोटा नागपुर रीजन के, ये संथाल है, ये छोटा नागपुर है, ठीक है। सरदार्स ऑफ मुंडा सरदार्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 80s, 20s और 30s में ही रिवोल्ट कर चुके थे। कौन से, मुंडा सरदार्स। और इसको क्या नाम दिया गया इस रिवोल्ट को, सरदारी लड़ाई, ठीक है। उस समय ये बिरसा बहुत छोटा था, ठीक है, लेकिन ये चीजें वो देख रहा था, सरदारी लड़ाई नाम दिया गया, ठीक, सरदारी लड़ाई। रीजन ऑफ डिस्ट्रेस वाज सेम एज इन ऑल ट्राइबल मूवमेंट्स, की वही क्या था डिस्ट्रेस का रीजन, इस बिरसा रिवोल्ट का क्या रीजन रहा होगा, तो जो सारी ट्राइबल मूवमेंट्स में थे उस समय के, मतलब जो नॉन फ्रंटियर वाले में, तो पहला जो पार्ट है वो क्या था, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड। दूसरा रीजन क्या रहा होगा डिस्ट्रेस का, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर मीन्स नॉन ट्राइबल, नॉन ट्राइबल्स, ठीक है, जैसे जमींदार, साहूकार, मनी लेंडर्स, ऑफिशियल्स, क्लर्क एक्सेट्रा, या बिजनेसमैन, मिशनरीज, सब, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, मिशनरीज। तो ये इनको दिखू बोलते थे, दिखूज, आउटसाइडर्स का आना। तो उनको ऐसा लगा कि ये अगर यहाँ पे हमारी सोसाइटी में इनकलकेट करेंगे अपने व्यूज, अपने विचारधाराओं को, तो हमारा जो एथनिक सोशल स्ट्रक्चर है वो कमजोर पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या करते थे ये, और क्या करते थे, डिस्ट्रेस पैदा करते थे। अब मनी लेंडर्स है, हाई रेट्स पे लेंड कर रहे हैं, जमींदार से वसूली कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम बता चुके हैं, बस ये बैकग्राउंड है, रीजन तो ये कुछ था। और अगर आप जो है रिलीजियस उसमें देंगे तो
मिशनरीज। उस समय मिशनरीज कब आए इंडिया में, कौन से एक्ट के थ्रू? मिशनरीज इंडिया में परमिट कौन से एक्ट के थ्रू किए गए थे? द एक्ट ऑफ 1813, यही वाला एक्ट था ना, 1813 वाले एक्ट के थ्रू इनको परमिट किया गया टू स्प्रेड दियर व्यूज, ठीक है। लेकिन उसको नाम क्या दिया गया? टू प्रमोट या टू एजुकेट इंडियंस। लेकिन their main motive was to convert the natives to the Christianity, ठीक है, ये मेन मोटिव था, ठीक। और क्या था रीजन? पॉलिटिकल रीजन क्या रहा होगा कि इनका एक सिस्टम था जी, ठीक है, कॉमन लैंड होल्डिंग का, जिसको खुंतकी कहते थे। खुंतकी इस तरह से ये प्रैक्टिस करते थे, ट्राइब्स में जितने भी लोग होते थे उनकी शेयरिंग वाला लैंड होता था जिसपे वो लैंड प्रैक्टिस करते थे। संथाल में जो था, संथाल में उस सिस्टम का क्या नाम था जिसके खिलाफ वो हुआ था, वो बताइए, ठीक है, कमेंट में। खुंतकी सिस्टम, इसको अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। किसने अबॉलिश किया था? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो आया था, कल हम डिस्कस किए थे, कब आया था वो बताइए। कॉर्नवालिस के समय में आया था, कॉर्नवालिस, ठीक है। परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत ये जो खुंतकी सिस्टम था ये अबॉलिश हो गया था। तो जो कॉमन लैंड होल्डिंग थी, जो अपने में ही टैक्सिंग, पंचायत वगैरह सारी चीजें इनका खुद ही देखा जाता था, उसको अबॉलिश कर दिया था। एक ये मेजर पॉलिटिकल रीजन था इनके रिवॉल्ट का, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था इनका, ठीक है। कब से चल रहा था? 1820 और 30 से ही, मतलब 20वीं सदी से, 20वीं सदी कह रहे हैं, 20th डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट था, ठीक है। कॉजेज क्या थे? वही सेम कॉजेज जो कि कल वाले मूवमेंट में था, ठीक है। तो ये चाहते थे रिस्टोरेशन ऑफ खुंतकी सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट एंड फोर्स्ड, जो बेगारी था, बेगारी जिसको कहते थे, बेगार, जिसको उत्तराखंड में कूली बेगार कहा गया था ना, बेगारी से अपने आप को फ्री करना चाहते थे। मतलब बेगारी का मतलब क्या है? विदाउट पे, लेबर विदाउट पे, ठीक है। तो ये लेबर विदाउट पे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा फैल गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्सफुल लेबर्स होता था, तो ये बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे थे अपना, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैली थी और खुंतकी सिस्टम जो इनका अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉज दोनों में आ जाएगा। रिलीजियस कॉज में क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज कब से आई? 1813 के चार्टर एक्ट से, ये जरूर मेंशन करें इसको एक्सप्लेन करते समय। और इनका वो उद्देश्य क्या था या मोटिव क्या था, ये भी लिखें, और इनके हिसाब से इनका मोटिव क्या था वो भी लिखें, ठीक है। दो एज पर कंपनी their main motive was to educate the natives, but their hidden agenda was something else, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज में ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम, वही खुंतकी was abolished, ब्लाइंड फेथ, एल्कोहलिज्म, तो ये तो उनके तरफ से था। पॉलिटिकल थॉट्स में ये क्या करना चाहता था, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल पंचायती सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन जो मेन कॉज क्या था, इस मतलब ये रिफॉर्मर था ना, ठीक है, वॉज अबॉलिश्ड। बिरसा वांटेड, बिरसा क्या चाहता था? टू एंड ब्लाइंड फेथ, एल्कोहलिज्म, ट्रेडिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये भी तो एक पॉलिटिकल कॉज ही है ना, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज थे, बैकग्राउंड था, ठीक है। अब तक हमने क्या देखे? कॉजेज एंड बैकग्राउंड्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। और कैसे स्टार्ट हुआ वो भी डिस्कस ही कर चुके हैं, ठीक है। अब बिरसा मुंडा मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 फेजेस। कैसे डिवाइड कर सकते हैं 3 फेजेस में? कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहीं से देखेंगे ना कि इस मूवमेंट को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज फ्रॉम 1890 टू 1894, सॉरी एक सेकेंड, कुछ तो गलत लिखा गया, ठीक है, सही।
फर्स्ट फेज 1890 से 94 से 1890 टू 1894 फर्स्ट फेज, ठीक है। इसमें क्या था, बिरसा वॉज बॉर्न इन 1875 इटसेल्फ। तो कितने साल का रहा होगा 1890 में, कितने साल का रहा होगा 15 ईयर्स, है ना। इन चलकंद विलेज अंडर तमार पुलिस स्टेशन ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हिज चाइल्डहुड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। हमने बोला था ना वो स्कूल गया था, तो उसका जो चाइल्डहुड वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड था। उसको स्कूल में भी भर्ती करवाया था इनके माता पिताजी ने बिरसा को, बट अंडर द आनंद पांडे, ठीक है, इसके रिलीजियस टीचर या गुरु थे। ही टर्न इनटू वैष्णविज्म, कौन, बिरसा, ठीक है। ये वैष्णविज्म नहीं है, वैष्णविज्म को वो मानता था लेकिन ही डिडंट टर्न इनटू वैष्णविज्म, ठीक है। ये लाइन आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसने एक जो है अपना सेक्ट बनाया था, इसको कैपिटल्स में लिख दूं, क्या सेक्ट का क्या नाम था, बिरसैत, ठीक है। एक धर्म था इसका, सेक्ट था, मतलब एक ग्रुप बनाया था कि ये हमारी एक कॉमन वो है, ठीक है। इसने एक इस्टेब्लिश किया था, तो अपना खुद का, जैसे अकबर ने किया था। इन दिस फेज ही फोकस्ड ऑन द थ्री थिंग्स, रिलीजियस एंड सोशल ग्राउंड, सॉरी, ऑन रिलीजियस एंड सोशल ग्राउंड, ठीक है। तो इसने जो पहले फेज में है, जो बचपन वाला है, तो इसको जो है, इसने पॉलिटिकल कोई मूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। पॉलिटिकल कोई, सिर्फ रिलीजियस और सोशल ग्राउंड पे काम किया है, क्या, ठीक है। इसने क्या किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी, पहला अभी सोच ही रहे हैं भाई साहब, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड फ्री देम फ्रॉम फैंटेसिज्म, अल्कोहलिज्म एंड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस। इन चीजों से वो परेशान था, ठीक है। और ये जो है इनर प्यूरिफिकेशन बाय इनकलकेटिंग एथिकल, इंटीग्रल एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी, ठीक है। फोकस ऑफ वननेस ऑफ गॉड, जिसको उसने क्या नाम दिया, अपने भगवान को सिंह बोंगा और खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताया, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। उसको लोग क्या बुलाते थे, बिरसा को, ये बताइए, बिरसा को लोग क्या बुलाते थे, ठीक है। अभी तो भगवान बिरसा बोलते हैं हम, बिरसा को क्या बुलाते थे। एंड आप इंट्रोडक्शन में एक और चीज लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो, रिसेंटली न्यूज में था पीएम मोदी, ठीक है, आप मोदी मत लिखना, सिर्फ पीएम, ठीक है, डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज ट्राइबल डे और दिवस इन रिमेम्बरेंस ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। तो यहां से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। तो ये जो है आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक है। तो 2021 में अगर 2 क्वेश्चंस आ गए तो 2022 में क्यों नहीं, है ना, अभी भी तो आ ही सकते हैं। दोनों पॉइंट्स आपके करंट अफेयर के पार्ट है, मैंने वो कल बता दिया था, वीडियो आप देख सकते हैं जाके, ठीक। सिंह बोंगा कहा गया। तो ये तो हमने फर्स्ट फेज देख लिया ऑफ बिरसा मूवमेंट, ठीक है। बिरसा के जो रिवॉल्ट मूवमेंट का हमने पहला फेज देखा। अभी हम दूसरे फेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा कब से कब तक, 1895 से 1897। तो लोग कहते हैं ना कि बिरसा रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ, 1999 वाला डेट दे देते हैं, ठीक है, अरे 1899, ठीक है, से 1900 वाला, ठीक है, यही देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 1994 से ही वो एक्टिव था, ठीक। किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए एक लंबा समय तो लगता है, इतने जल्दी कहाँ होता है, ठीक। तो सेकंड फेज 1895 टू 97, तो इसमें क्या करता है, इसने 6000 लोगों को जुटाया, ठीक है, ऑफ मुंडा कम्युनिटी, विद द एम ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, थोड़ा बड़ा हो गए थे, इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइडर्स, मुंडा राज, ठीक है। और फॉर दिस ही आस्क्ड द मुंडास टू नॉट टू पे द लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू मत देना। अब स्वदेशी मूवमेंट का यहीं से शुरुआत है, जो स्वदेशी था, लेकिन वो नॉन वायलेंट था, लेकिन ये वायलेंट मूवमेंट है। लगभग आप ट्राइबल मूवमेंट्स देखेंगे, सारे के सारे लगभग वायलेंट ही है, ठीक है। नेग्लेक्ट
द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, निगलेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ओवर द मुंडा ट्राइब, कि हम अपनी अथॉरिटी मानेंगे, ब्रिटिशर्स की नहीं मानेंगे। सेकंड फेज में ये फाइनली बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये रिवॉल्ट का फेज ले लिया था। अभी तो रिवॉल्ट नहीं था ना फर्स्ट फेज में, ठीक है, रिवॉल्ट का फॉर्म ले लिया था। एंड फाइनली ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन 24 अगस्त 1895 और रिलीज कर दिया जाता है 1998 में, ठीक है। मतलब लगभग 3 साल के आसपास जेल में रहते हैं भाई साहब। उसके बाद रिलीज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी किसकी? विक्टोरिया जी की, ठीक है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो उस उपलक्ष्य में इनको छोड़ दिया जाता था। अब इनको मौका मिलता है, ठीक है। थर्ड फेज देखेंगे, ये सेकंड फेज का बिरसा जी के पूरा कारनामा है। अब हम थर्ड फेज पे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना वैसा हो रहा है, तो उससे ऑफेंड मत होइएगा कोई, ठीक। वो बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए है हल्का सा, ठीक है। थर्ड फेज 1898 से 1900, ठीक है। ये फाइनल फेज ऑफ द मूवमेंट है। इसमें क्या होता है? मोस्ट वायलेंट फेज है। वायलेंट तभी स्टार्ट हो गया था सेकंड फेज में 1907 से 98 तक, ठीक है। वायलेंट फेज है और वोलेटाइल फेज भी है ऑफ द मूवमेंट, ड्यू टू विच दिस फेज इज नोन एज रिवॉल्ट एंड द मोर पॉपुलर, दिस फेज वॉज मोर पॉपुलर। तो भी हम इसको यहाँ वाला जो है मुंडा रिवॉल्ट को यहाँ से हम कन्वर्ट करते हैं, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, यही डेट देते हैं ना। आफ्टर द रिलीज ऑफ बिरसा फ्रॉम जेल 1898 में निकला 18, ही अगेन बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड आउटसाइडर्स। द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब अटैक्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पुलिस स्टेशन, महाजन, साहूकार, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब जो भी टारगेटेड थे, आउटसाइडर्स दिखूज थे, सब पे वो अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। कब? 1898 में, जेल से छूटने के बाद, अगस्त के बाद, ठीक है। वो ये थर्ड फेज है, अटैकिंग वाली पोजीशन चालू हो गई थी, ठीक है। मुंडा रिवोल्ट वाज मेनली स्प्रेड इन, छोटा नागपुर वाला ही रीजन है वो। कौन सा रीजन है? कुंथी, गुमला, रांची, ठीक है। कुंथी, गुमला, रांची एरिया देखते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कुंथी, रांची, ये है रांची, ठीक है। रांची, गुमला और कुंथी। तो ये जो साउथ छोटा नागपुर परगना अभी है, यहाँ पे ये रिवॉल्ट जो इसका मेन सेंटर, नव सेंटर था, ठीक है। यहाँ पे जो है यह फाइनली बिरसा का रिवॉल्ट होता है, ठीक है। बिरसा का रिवॉल्ट होता है, ओके। और क्या क्या होते हैं रिवॉल्ट में बिरसा जी के थर्ड फेज में? तो इन्होंने किसी डिप्टी कमिश्नर को भी शूट कर दिया था, काफ़ी वायलेंट था, ठीक है, काफ़ी वायलेंट था ये थर्ड फेज। मुंडा स्प्रेड इन कुंथी, गुमला एंड रांची रीजन्स टू कंटेन द रिवॉल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन, ठीक है, पूरा का पूरा मार्शल लॉ यहाँ भी लगता है, ठीक है, इन द रीजन। एंड सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट वॉज कैरिड आउट बाय डेप्यूटी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड एंड विद इन मंथ्स ऑफ द रिवॉल्ट डिक्लाइन, ठीक है, 2-3 महीने में। फॉर हिज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट ही वॉज अगेन अरेस्टेड ऑन 3 फरवरी 1900 में, 1900 में उनका जेल में निधन हो जाता है बिरसा जी का, ड्यू टू कॉलरा, ठीक है, ड्यू टू कॉलरा। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट रहा थर्ड फेज का। अभी देखेंगे, हमने तो बॉडी वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया मूवमेंट का क्या क्या रहा है, ठीक है, कौन से? बिरसा रिवॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है। अभी आपको कंक्लूड भी तो करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इम्पैक्ट क्या रहा मूवमेंट का, वो चीज़ें आप देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट क्या रहा है। तो क्या होता है 1903 में, 1903 में जो खुंतकी सिस्टम है, जो ज्वाइंट लैंड होल्डिंग सिस्टम है, ज्वाइंट लैंड होल्डिंग, ये रिस्टोर कर दी जाती है अगेन। और 1905 में खुंती और गुमला को सब डिविजन्स बनाया जाता है, जो लेटर में मतलब बाद वाले फेजेस में क्या बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। 1908 में छोटा नागपुर परगना टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है। तो आप देखे होंगे,
ठीक है, पिछली वाली क्लास में कि जब हम संथाल रिवॉल्ट पढ़ रहे थे, संथाल रिवॉल्ट, तब कौन सा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया। ठीक है, कब पास किया गया ये आप बताइए। और यहाँ पे छोटा नागपुर परगना टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी जल्दी हो जाता है, ये काफ़ी लेट से होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना वाला ये 1908 में, ठीक है, 8 साल बाद लगभग छोटा नागपुर परगना टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है। और इस एक्ट के थ्रू, बहुत डिटेल्ड एक्ट है, लेकिन इसका जो मेन क्रिस्प है इस एक्ट का कि जो है ट्राइबल लैंड्स, जो इनकी है ट्राइबल लैंड्स, नॉन ट्राइब्स नहीं खरीद सकते, नॉन ट्राइब्स नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। ठीक है, और कुछ जो है आउटसाइडर्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, थोड़े सा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए इस एक्ट के तहत। और जो बेगार सिस्टम था इनका, उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, कि बिना पेमेंट के काम नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है मूवमेंट का। ठीक है, तो इसने मूवमेंट ने एक गोल ही सेट कर दिया ना कि ये जो है हमारे राइट्स होने चाहिए, इन राइट्स पे काम होना चाहिए। तो रिवॉल्ट हैज सेट मेनी गोल्स इनगल्फिंग फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइब। रिवॉल्ट वॉज अर्लियर स्टार्टेड एज अ मूवमेंट फॉर सोशल रिलीजियस प्योरिटी ऑफ द मुंडाज, सोशियो रिलीजियस प्योरिटी ऑफ द मुंडाज। जैसे अपने फर्स्ट फेज में देखा तो बिरसा का जो पहला फेज है उसमें उसने जो है कहीं भी वायलेंस आपको नहीं दिखेगा। इन द फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट ये नॉन वायलेंट था। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुआ था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, और ये टर्न हो गया किसमें, पॉलिटिकल डिमांड्स बढ़ी और ये जो है रिवोल्ट में तब्दील हुआ या चेंज हुआ। पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ ये रिवोल्ट में सेट हुआ, क्योंकि अगर पॉलिटिकल डिमांड्स मान ली जाती तो यहीं पे इनके कॉजेज जो हैं एड्रेस्ड हो जाते, तो पॉलिटिकल इनकी डिमांड्स मानी नहीं गई, इस वजह से रिवोल्ट हुआ। ठीक है, बट टर्न इनटू अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट और कंपनी रूल। ठीक है, दिस रिवोल्ट ऑल्सो पेव द वे फॉर द स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर विच नेशनल लीडर्स वेयर क्वाइट हेजिटेंट। ठीक है, तो दिखा कुछ उनको, रास्ता दिखा कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक किसी ने कुछ किया ही नहीं था ना, बिकॉज ऑफ अननोन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, बिरसा मुंडा डन अ फिनोमिनल जॉब इन द टर्म्स ऑफ लीडरशिप बाय यूनाइटिंग द कम्युनिटी। 60,000 उस समय यूनाइट करना ना, संथाल वाले में भी देखते हैं, उसमें भी 60,000 के लोग शुरू में जो है, इसने शुरू में ही सेकंड फेज में 60,000 के आसपास लोगों को इकट्ठा किया था, वहाँ 10,000 थे। ठीक है, बाद में लगभग 15,000 लोग मारे गए, और लेटर फेज में उसमें भी 50-60 लोग हजार इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पे ये अकेला जो है कमांड संभाले हुए थे भाई साहब बिरसा जी। ठीक है, तो दिस वॉज द वे यू शुड राइट योर आंसर। ठीक है, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, जितना पूछा गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बहुत कुछ आ जाएगा ना, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें एड्रेस करें। क्वेश्चंस में जो है फालतू के आंसर्स में फालतू की चीज़ें ना लिखें, कहानी ना लिखें, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखें। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। 38 का है, और एवरेज जो अच्छे गुड मार्क जो है या सुपरफिशियल जो मार्क्स हैं वो तो मैंने 28-26 तक भी देखें, 26-28 तक, लेकिन 25 नंबर जो है आपका ये गुड मार्क काउंट होता है। ठीक है, 25 नंबर। तो ये है लिखने का तरीका। ठीक है, हमने बिरसा रिवॉल्ट देखा। अब कल हम जो नेक्स्ट क्लास में रिवॉल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी देखेंगे, जितने भी हैं आपको हल्का हल्का। ठीक है, उनका नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही एड्रेस करेंगे, कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।